हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की वीडियो स्कूल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, लॉकडाउन लगा हुआ है और अगर आप पूरे दिन टीवी, मोबाइल पर फनी वीडियोस, मूवीज, मोबाइल गेम्स में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है इस वीडियो में बताई बातें आपको एक अच्छी दिशा दे सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक रेप्यूटेड स्कूल के पीजीटी इंग्लिश मिस्टर अमर सिंह जी से कराऊंगा, जो एक अच्छे वक्ता भी हैं और अक्सर बच्चों से जुड़े या उनकी पढ़ाई से जुड़े मुद्दों पर और अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अमर सिंह जी से और जानते हैं इस मुश्किल दौर में बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं व अन्य समस्याओं पर उनकी राय। नमस्कार अमर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तलाश जिंदगी यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आपके द्वारा मुझे कॉल किया गया, इस लायक समझा गया कि इस शो का मैं हिस्सा बन सकूं। जी जी, शुक्रिया। अमर सिंह जी, बड़ा मुश्किल दौर ये चल रहा है इस वक्त, स्टूडेंट्स के लिए भी, स्कूल्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। तो मैं एक छोटा सा सवाल से मैं ये अपनी बातें शुरू करना चाहूँगा। ये बताएं सर कि ये इस मुश्किल दौर में स्टूडेंट्स के लिए आप कोई अच्छी सलाह देना चाहें कि कैसे स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को मैनेज करें इस वक्त? देखिए प्रदीप जी, ये समय जरूर मुश्किलों से भरा हुआ है और बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है ये, क्योंकि इस समय को बहुत तरीके से बच्चे यूटिलाइज करें, अपने आप को व्यस्त रखें, सावधानी के साथ साथ अपने आप को इस कार्य योजना से जोड़ें कि जो भी सब्जेक्ट की पेचीदगियां हैं उन पर वो कार्य करें। क्योंकि कोरोना के कारण से मानते हैं कि एग्जाम जरूर आगे पोस्टपोन हो रहे हैं जिस प्रकार से, तो बच्चों के दिमाग में कुछ आइडियाज ऐसे भी हो रहे हैं कि भाई क्या पता एग्जाम नहीं होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस उम्मीद को और मजबूत बनाएं वो कि वो बहुत अच्छा करेंगे और जितना हो सके अपने विषय को रिवाइज करें। तो सावधानी के साथ साथ अपने मतलब जैसे कोई योगा वगैरह हुआ ये सब वो करें और साथ साथ में अपना जो सब्जेक्ट है उसको रिवाइज भी वो करें। जैसे अभी बोर्ड क्लास के जो बच्चे हैं वो इस डिलेमा में भी हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो कुछ बच्चे ये माइंडसेट बना के बैठ जाते हैं कि एग्जाम नहीं होगा और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए सर, मेरी सोच ऐसी है कि जहाँ तक बोर्ड का सवाल है तो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में तो चलिए बोर्ड ने एक असेसमेंट के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर दिया, लेकिन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरल बेसिस पे बच्चे को असेसमेंट के लेवल पे प्रमोट करना जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसा लेवल होता है जिससे बच्चे को आगे फ्यूचर लेवल पे बच्चा एग्जामिनेशन देता है, एंट्रेंस लेवल पे भी जाता है, यूनिवर्सिटीज में उसके एडमिशंस होते हैं, तो वहाँ एक मेरिट होनी चाहिए और उस मेरिट को बच्चा तभी डिजर्व करेगा जब वो अपने खुद के अंक अर्जित करता है, उसके लेवल पर ही वो एंट्रेंस जस्टिफाई होता है। केवल एक असेसमेंट के बेसिस पे बच्चों को पास आउट कर देना मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों में देखिए जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है, हम ये मानते हैं। जो ऑन एन एवरेज बच्चे हैं वो ज्यादातर इस मामले से इन वाकया नहीं रखते हैं, लेकिन जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको तो एक वो कहते हैं ना कि एक गिफ्ट के तौर पे ये चीज मिल जाती है, तो वो इसको कभी भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय में बच्चों को यह दिमाग से बात निकाल देनी चाहिए कि एग्जाम नहीं होंगे। बच्चों को ये मानना चाहिए कि देखिए जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, और इस टेंशन के बारे में सोचने से और पैनिक होने से सॉल्यूशन नहीं होंगे। बच्चों को इस बात से आगे बढ़ते हुए उन्हें निश्चित इस बात को मान लेना चाहिए कि हमारे एग्जामिनेशंस होंगे और एक टाइम टेबल बना करके और बच्चों को उसको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक तो बाहर की कोई टेंशन उनको नहीं होनी, और जितना हो सके टेलीविजन हो गए, जितना हो गए मोबाइल हो गए, इनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि ये ऐसा कठिन दौर है कि ऐसे में कई न्यूज़ेस ऐसी हैं जो बच्चों के एजुकेशन को या उनके माइंडसेट को प्रभावित करती हैं। तो उन्हें ये रखना चाहिए ध्यान में और कि एग्जामिनेशन उनके प्रोबेबली जून में नहीं तो जुलाई में तो होंगे ही, और उसके लेवल पर अपने तैयारियों को चालू रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। अभी सर जैसे स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं तो उस वजह से जो बच्चे अभी बोर्ड क्लासेस में आएंगे तो उन बच्चों को अभी कुछ भी पता नहीं है कि बोर्ड क्लास में अभी उनकी कुछ भी पढ़ाई हुई नहीं है और एग्जाम टाइम में वही लिमिटेड टाइम मिल पाता है जब सेशन शुरू होता है। तो ऐसे में वो बच्चे क्या करें, क्या उनकी प्लानिंग रहे, कैसे वो अपनी पढ़ाई को जो नुकसान हो रहा है उसे बचा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल, आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
और इस क्वेश्चन के आंसर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे 9th के बच्चे प्रोबेबली जो 10th में आते हैं या 11th के जो 12th में आते हैं, इन बच्चों में सबसे पहले तो इनको बोर्ड का जो सिलेबस है, जनरली सीबीएसई ने बोर्ड सिलेबस 100% कहा है। तो जो चीजें एक लैंग्वेज के बेसिस पे यदि अपन देखें तो लैंग्वेज के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे LSRW, L स्टैंड करता है लिसनिंग के लिए, S स्टैंड करता है स्पीकिंग के लिए, R स्टैंड करता है रीडिंग के लिए और W स्टैंड करता है राइटिंग के लिए। तो बच्चों को इन पहलुओं पर काम करना चाहिए कि लैंग्वेज की जहां तक बात है तो बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है, बच्चे रीडिंग कर सकते हैं घर पे, और एक्स्ट्रा रीडिंग भी बच्चों को करनी चाहिए जिससे उनकी वोकेबुलरी काफी हद तक स्ट्रांग हो सके, क्योंकि जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा बच्चे की वोकेबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चे को ज्यादा से ज्यादा रीडिंग वाला जो काम है उस पर फोकस करना चाहिए। ये नहीं है कि अपन सुबह से लेके शाम तक किताब ही पढ़ते रहें, उसका एक निश्चित एक टाइम टेबल अपन ने बना लिया। एक्स्ट्रा रीडिंग हैबिट्स अपनी डेवलप करने के लिए न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इनमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं तो ये बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं। तो इसका एक यूटिलाइजेशन हो सकता है, बच्चे इसको बारीकी से समझ सकते हैं कि एक आर्टिकल आखिर होता कैसा है, उसमें क्या क्या बातें आती हैं। तो जब बच्चा 10th से 11th में आया या 11th से 12th में गया तो वो आर्टिकल राइटिंग एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी बात करें तो बच्चों को बोलने के लिए भी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए। अब रही बात इसमें देखिए क्या है कि जैसे अपन सुनेंगे ज्यादा तो डेफिनेट है कि अपन बोलने में भी हिम्मत थोड़ी बहुत अपन बनाएंगे बनती। तो सुनने के लिए बच्चों को सबसे ज्यादा मैं तो ये मानता हूँ कि इन दिनों जैसे बच्चे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट तो कर नहीं पाते हैं, टीवी पे कोई सीरियल वगैरह वो देखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को इसका बेनिफिट यूं लेना चाहिए कि जो डीटीएच के माध्यम से जो भी चैनल वो देख रहे हैं तो उसमें एक लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, तो बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि उसमें लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखी जाए, जिससे बच्चे की लिसनिंग तो कम से कम इम्प्रूव हो। हाँ, लिसनिंग होगी तो उसे वो इम्प्रूव होगी तो बच्चा स्वाभाविक है कि स्पीकिंग भी वो अपनी इस दौर में इम्प्रूव कर सकता है। अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनसे भी वो इंटरेक्ट तो कर ही सकता है, और पेरेंट्स इस मामले में थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं कि चलो उनको इंटरेक्शन इस वे में हो, तो डेफिनेटली ये चीज बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग को इम्प्रूव करती है। और ये दोनों चीजें मजबूत हैं तो स्वाभाविक बात है कि रीडिंग और राइटिंग बच्चे की निश्चित तौर पे इम्प्रूव होंगी। तो बच्चों को ये मान के चलना चाहिए कि ये कठिन दौर है, कुछ समय में ये इम्प्रूव भी होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही दौर बना रहेगा, और अपने जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। एक जनरली देखा जाता है सर, 10th से 11th क्लास में जब बच्चे आते हैं तो वो एक भेड़ चाल फॉलो करते हैं, वो सब्जेक्ट क्या लेना है, स्ट्रीम क्या रखनी है, कोई उसका गाइडेंस नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, तो उसका क्या तरीका रहे, कैसे वो चूज करें बच्चे। जनरली ये होता है कि 10th के मार्क्स के बेसिस पे पेरेंट्स उनको सब्जेक्ट दिला देते हैं, इस बार जो है थोड़ा उसमें रियायत है, तो कैसे वो डिसाइड करें कि क्या सब्जेक्ट रखना चाहिए उनको। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, और ये पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पेरेंट्स बच्चों पर इस मामले में दबाव बनाते हैं, तो मैं उस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि पेरेंट्स से भी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों पर बिल्कुल भी दबाव ना बनाए। जनरली बच्चे का कैलिबर नहीं है कि वो साइंस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करे, लेकिन पेरेंट्स उस पर दबाव बनाते हैं कि बेटा इंजीनियर ही बनना है, तुझको डॉक्टर ही बनना है। तो ये जो चीजें हैं ये बच्चे के क्वालिटी को बहुत हद तक हैम्पर करती है, क्योंकि बच्चा उस स्ट्रीम के लिए बना है कि नहीं बना है, इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है बच्चे के 10th लेवल के जो उसके आउटपुट होते हैं वो। और अभी इस दौर का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि एग्जामिनेशंस हुए नहीं, बोर्ड एग्जाम असेसमेंट ले रहा है, तो असेसमेंट का भी हमारे पास जो स्कूल्स में इंस्ट्रक्शंस आए हैं उनमें भी यही माना गया है कि बच्चे का जो प्री बोर्ड हुआ है या बच्चे ने जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस दिए हैं या फिर जो टेस्ट दिए हैं, अमूमन उसमें बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, तो वहां पर जो टीचर कार्यरत हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा कि पेरेंट्स को उन टीचर्स के संपर्क में आना चाहिए, बच्चे से पहले उसका इंटरेस्ट जानना चाहिए, और जब कलेक्टिवली तीनों में कोई यूनिफॉर्मिटी बनती है उसके अनुसार ही सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चे जो केवल दबाव में आकर के साइंस ऑप्ट कर लेते हैं वो आगे चल करके फिर 12th में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपनी लाइफ में वो आगे ग्रो नहीं कर पाते।
तो ये बहुत प्रदीप अच्छी जी, बात बताई सर आपने कि जैसे वो सारे टीचर से मिलें, उनसे पूछें, पेरेंट्स से मिल नहीं बिल्कुल सकते हैं, कॉल पे बात करें कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कैसा कर रहा था, उसके आधार पे वो डिसाइड करें। बिल्कुल, इसमें क्या काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम्म, बच्चे के भविष्य का सवाल है। केवल उस पर कोई विषय थोप देना हम्म, न्याय संगत नहीं होगा, मेरा जहाँ तक इस बात से ताल्लुकात है। क्योंकि हम्म, बच्चे की एबिलिटी, अगर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, और हम्म, टीचर्स का भी मानना ये है कि बच्चा आर्ट्स के प्रति ज़्यादा सजग है, हम्म, तो आर्ट्स फील्ड में भेजने में कोई बुराई नहीं है। हम्म, हम्म, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना-अपना एक डेस्टिनेशन होता है, और वो बच्चे हम्म, की मेहनत पर है, क्योंकि हम्म, वो अपने विषय में ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा अच्छा आउटपुट देगा। हम्म, साइंस लेकर के अगर वो उतने परसेंटेज अचीव नहीं करेगा, तो वो वैसे अपने लाइफ में गिल्टी फील करेगा। हम्म, तो इसमें ज़रूरत थोड़ा-सा पेशेंस रखने की है। अपने बच्चों पे पेरेंट्स को ट्रस्ट होना चाहिए, और बच्चों को भी दबाव में नहीं आना चाहिए। जो उनकी चॉइसेस हैं, वो खुल कर के उन्हें सामने रखनी चाहिए। हम्म, और इस बार तो वैसे भी अब आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से सीबीएसई भी इंस्ट्रक्ट दे रहा है हम्म, कि बच्चा अगर पीसीएम ले रहा है, हम्म, तो उसमें यदि वो मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल नहीं है, हम्म, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ में वो हिस्ट्री भी टैग कर सकता है, या हम्म, वो इकोनॉमिक्स में भी टैग कर सकता है। तो ये हम्म, सब चीजें भी जो है आने वाले समय को दर्शा रही हैं हम्म, कि केवल डर से ही काम नहीं होगा, बच्चे के खुद के इंटरेस्ट पर सबसे पहला फोकस होना चाहिए। तो इसमें टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे का, तीनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और तीनों के डिस्कशन के बाद ही सब्जेक्ट ऑप्ट होना चाहिए। सर जैसे काफ़ी बच्चे आए, आपने भी देखा है, हम भी देखते हैं अक्सर स्कूल में कि उन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब इस टाइम स्कूल नहीं लग रहे हैं, जनरली ये होता है स्कूल में आते हैं बच्चे, हम उनको गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, तो वो थोड़ा वो पढ़ाई से कनेक्ट रहते हैं, पढ़ाई में मन लग जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो इस दौर में कैसे अपने आप को कनेक्ट रख सकते हैं? क्या किया जाए कि वो खुद को मोटिवेट रख सकें पढ़ाई के लिए और पढ़ाई से दूर न भागें? क्या तरीका हो सकता है सर? ऐसे में प्रदीप जी, मैं जहाँ तक इस बात को समझ रहा हूँ, पेरेंट्स को यहाँ पर थोड़ी सक्रिय भूमिका निभानी होगी, क्योंकि ये कठिन दौर है। ऐसे में बच्चों का स्कूल आवागमन हो नहीं रहा है, तो वो टीचर्स के टच में नहीं आ पा रहे हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा अपना लिंक मजबूत करना पड़ेगा। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कड़ी के रूप में उनको अपना रोल प्ले करना होगा। यानी एक टीचर से भी वो संपर्क में रहें, उनसे भी बच्चे के लिए कुछ टास्क वगैरह, कुछ असेसमेंट वगैरह वो लेते रहें, और बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं सब्जेक्ट से रिलेवेंट, वो टीचर तक पहुंचाएं, ताकि उन दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो बना रहे। और जो रोल प्ले एक टीचर स्कूल में ले रहा था, चलिए मानते हैं पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो उनको कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे टीचर से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे इस तरीके से आपको बताया है कि ये चीज पर आप ज्यादा फोकस करो, आपके वीक पॉइंट्स ये हैं, इन पर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिले। तो शायद बच्चे को लगेगा कि भले ही लॉकडाउन हो, लेकिन वो टच में है टीचर, कनेक्टेड है वो। और पेरेंट्स भी शायद इस मामले पर बहुत अच्छे से अपने बच्चे के सामने एक मोटिवेटर के रूप में और एक बेटर गाइड के रूप में सामने आए, कुछ मोटिवेशनल बातें बच्चों के सामने रखें, और जो भी ये नेगेटिव न्यूज़ जो इस प्रकार से कोरोना के दौर में जो ये न्यूज़ वगैरह हैं, इनको जितना सप्रेस किया जा सके उतना उनको किया जाए, और जो पॉजिटिविटी है उसको बच्चे के सामने लाई जानी चाहिए कि बेटा आपके टीचर भी हमसे आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, या उन्होंने हमें ये कहा है कि आपका ये विषय जो है इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो उससे बच्चे को रहेगा कि टीचर्स उस पर नजर रख रहे हैं, और पेरेंट्स भी उसको उससे कुछ अच्छा आउटपुट चाहते हैं। तो बच्चा मेरे हिसाब से तो ऐसी सिचुएशन में एक तरीके से वो मेहनत करेगा, और उसका मन भी लगेगा कि डेली के उसको टास्क मिलते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चे का मन निश्चित तौर पे पढ़ाई में लगेगा। और पेरेंट्स को भी ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, उनके टीचर्स के संपर्क में रहें, उनके क्लास टीचर से वो बातचीत करते रहें। और ऐसे में मैं ये भी चाहूंगा कि जो संबंधित टीचर्स हैं वो भी एक बार वीकली कह लें, 15 दिन कह लें, महीना भर कह लें, तो उसमें वो एक बार संपर्क में जरूर आए बच्चों के, क्योंकि अभी कुछ गाइडलाइंस के तहत कई जगहों पर ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही। हालांकि उसका भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता रहे हैं कि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। तो उसमें तो देखो वही है कि बच्चे को पहले तो ये तय करना होगा कि मैं इन सोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए अच्छा क्या है। और इस बात में पेरेंट्स को भी मदद करनी चाहिए, इवन टीचर्स को भी बीच बीच में बच्चों से पूछते रहना चाहिए।
एक सर एक बहुत बड़ी हम समस्या कह सकते हैं ये बच्चे हालांकि नहीं समझते हैं कि मोबाइल गेम्स का उनको काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को देख के उनमें ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा शामिल हो रहे हैं उस चीज़ में। खूब ज़्यादा मोबाइल गेम्स के प्रति उनका जो एक रुझान है वो नज़र आता है। तो इसके लिए क्या उनको सलाह दी जा सकती है कि वो इस चीज़ से बच सकें? एक वर्चुअल दुनिया में वो अपने आप को घुमाते रहते हैं और पढ़ाई और करियर और इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो उनके लिए कोई अच्छी सलाह आप देना चाहें सर कि कैसे वो इस आदत से बच सकते हैं? प्रदीप जी, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें अभी फिलहाल की सिचुएशन को देखें तो पेरेंट्स को ही इस मामले में आगे आना चाहिए कि पहले आप उसे एक टाइम टेबल दो कि बेटा तुम्हें मतलब हम इतने घंटे पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो आपको हम कुछ आवर्स खेलने के लिए भी दे सकते हैं। मानते हैं अभी इस दौर में बच्चे बाहर निकल के नहीं खेल सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल गेम का जो बच्चे के माइंड सेट पर असर पड़ता है उतना ये जो गेम्स हैं इनका असर नहीं पड़ता है। इससे फ्रस्ट्रेशन बच्चे के अंदर में बढ़ती है। कई ऐसे स्टेप्स बच्चे उठा लेते हैं जो शायद कभी भी फ्रूटफुल नहीं होते। वो स्टेप्स हमेशा एक नुकसान की तरफ लेकर के जाते हैं इंसान को। डिप्रेशन के दौर में भी इंसान चला जाता है। अभी नॉर्मल सी बातें हैं, मैं ही अपने परिवार में बच्चों के साथ एक दिन बच्चे बोले पापा ये गेम खेलते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब उस गेम में कोई एक जीता और एक हारा तो आपस के जो हमारे कम्युनिकेशन थे कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वो कम्युनिकेशन बिगड़ से रहे। तो मैंने इस चीज को बहुत जल्दी भांप लिया और मैंने बच्चों को यही कहा कि भाई इसके लिए बस एक तय कर लो, एक गेम ही खेलेंगे अपन, एक गेम से ज्यादा नहीं खेलना है। इसको हम कंप्लीटली तो अवॉइड नहीं कर सकते पुनिया जी, क्योंकि समय भी कुछ इस हद तक जी बिल्कुल आज के समय में ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट के रूप में चली है। हाँ, तो इसकी पॉजिटिविटी की तरफ लेते हुए बच्चे को मोटिवेट करते हुए उसके स्कूल के जो टाइम टेबल है आइदर उसको हम फॉलो करवा दें, सुबह जल्दी जगा दिया उसको, उसी तरीके से उसको लगना चाहिए कि स्कूल उसका मिस नहीं हो रहा है। और बच्चे के जहाँ जहाँ वीक पॉइंट आ रहे हैं, जहाँ उसको कठिनाइयां हो रही हैं, उन चीजों को उनके टीचर्स से पूछ करके उनके डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। और फिर उसके बाद यदि बच्चा कहता है कि भाई मुझे खेलना है, तो उसमें बच्चे के साथ पेरेंट्स को भी थोड़ा समय बिताना चाहिए। जहाँ मान लीजिए कोई घर में अगर थोड़ी बहुत स्पेस है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई फिजिकल गेम अपन ने खेल लिया। क्योंकि पुनिया जी हम तो उस दौर के हैं जब आप भी शायद इस चीज को मानते होंगे कि जब अपने समय में जिस प्रकार से फिजिकल गेम्स का कितना वर्चस्व होता था। तो अपने लोकल गेम्स काफी सारे होते थे, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स, उसमें बच्चे का मतलब हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अब इनमें तो क्या होता है, आई साइट वीक होगी और ज्यादातर बच्चे के दिमाग में स्ट्रेस होते हैं। जब वो कोई गेम लॉस करता है तो उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बढ़ते हैं और कई बार ये एक ऐसी लत के तरह से लग जाते हैं, आदतें लत में बदल जाती हैं, तो ये भी बच्चे का बहुत नुकसान कर देती हैं। तो पेरेंट्स को इस मामले पर एक निश्चित समय बच्चे को देना चाहिए और अपने ऑब्जर्वेंस में रखना चाहिए। चलिए गेम्स खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका कहीं डाइवर्जन ना हो तो बच्चे पर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए, उसको एक मिनिमम टाइम देना चाहिए। और मेहनत बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क जो दे सकता है वो ये सब गेम्स वगैरह नहीं दे सकते हैं। बच्चे के दिमाग में इस बात को भी रखना चाहिए। कोई पॉजिटिव हमारे नेबरिंग से या फिर कहीं समाज से कोई पॉजिटिव बातें हैं जहाँ बच्चे ने मेहनत की हो, जैसे आपके द्वारा ये चैनल पे जिस प्रकार से कुछ मोटिवेशनल बातें रखी जाती हैं, तो वो भी बहुत हद तक बच्चे के अंदर मोटिवेशन लाती हैं कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो होड़ ही करनी है तो उन बातों की भी होनी चाहिए जो अच्छा कर रहे हैं समाज में, जो इन बातों के अगेंस्ट जाकर के भी बहुत अच्छा अपने जीवन में उन्होंने मुकाम हासिल किया है। और इन गेम्स का मेरे हिसाब से तो देखिए समय की बर्बादी है और फिर हमारे सोच शक्ति पर भी बहुत असर डालता है। तो इसमें पेरेंट्स को बिल्कुल इस रोल मॉडल की तरह उनके सामने प्रस्तुत होना चाहिए। और पेरेंट्स को भी, जहाँ तक मेरा मानना है, बच्चे जब सामने हो तो ये गेम्स वगैरह उनको खुद भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है, देखा जाता है काफी बार पेरेंट्स होते हैं जो खुद भी इस तरह के गेम्स को, तो उसके कारण से भी बच्चे को वो रोक नहीं पाते हैं। अब वही है ना कि जैसे अब मैं भी अमूमन कभी गेम खेलने बैठता हूँ तो मैं भी ये ध्यान रखता हूँ कि बच्चियां मेरी सामने ना हो। अब वो होते हैं तो ऑब्वियस है कि वो भी फिर इच्छा करते हैं हमें भी ये गेम खेलना है, तो हमें इस बात के लिए अपने आप को कंट्रोल करना होगा। कई बच्चे हैं जिनको टीवी देखने की आदत होती है, तो उसका भी एक टाइम दिया जाना चाहिए बच्चे को कि भाई ठीक है इस समय तुम 1 घंटे टीवी देख सकते हो। तो उस टाइम टेबल को यदि वो फॉलो करता है तो ये कठिन दौर है ये भी गुजर जाएगा और उसका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा और ये जो गेम्स वगैरह है इन चीजों से वो दूर रहेगा। जी अमर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारे व्यूअर्स को काफ़ी मोटिवेट करेंगी, ये चीज़ें इंस्पायर करेंगी। आपने अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिस प्रकार से आपने मुझसे टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। और उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल
आगे और प्रॉस्परस हो और आगे ग्रो करे, थैंक यू, बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों ये थे अमर सिंह जी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, कुछ इंस्पिरेशन आपको मिला होगा, कुछ मोटिवेशन आपको मिला होगा। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, ऑनलाइन अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो अमर सिंह सर का इंग्लिश का यूट्यूब पर चैनल है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके उनके चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ। देखते रहिए तलाश जिंदगी।